जय हिंद दोस्तों, स्टडी ग्रुप आईओ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मदन आपका आपके इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सभी साथी बताएंगे कि आप कैसे हैं। आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और उम्मीद करता हूं साथियों अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान की बुक है 2025 के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बुक को अंकित सर ने लॉन्च किया था, 10 जून को ये बुक लॉन्च हुई थी। और इस बुक की खास बात ये है 2024, 2023, 2021, 22 में जो भी परीक्षाएं एसएससी जीडी की हुई हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन है इस बुक में। और ये इसमें जो हम पढ़ रहे हैं ना साथी, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और हिस्ट्री की आज क्लास नंबर 7 है और विद पीडीएफ आपको ये मिलती है। डेली क्लास जो होती है ये 1 PM पर होती है। तो चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका 171 क्लास, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन समझिएगा। सरोजनी नायडू ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। सरोजनी नायडू ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, ये आपसे पूछा है। एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 शिफ्ट पहली में पूछा हुआ सवाल है। 1931, 1935, 1921 या 1925। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? आप सभी का आंसर आना चाहिए, तो आप बोलेंगे भैया 1925। अब मैं आपसे पूछ लूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप बोलेंगे भैया एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सभी का आंसर आना चाहिए। एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और ये एनी बेसेंट जो हैं ये किस देश की रहने वाली हैं? तो ये आयरलैंड की थी ये एनी बेसेंट। तो ये आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। और किस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता करी थी? तो आप सभी को याद रखना है, इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी, ये आपको भी याद रखना है। ये आपको याद रखना है। और 1917 में अगर साथी में 8 प्लस कर लूँ, 8 जोड़ दूँ तो 1925 आएगा। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू ने की थी, ये आपको भाई याद रखना है, सरोजनी नायडू ने की थी। ये कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। कांग्रेस की पहली तो एनी बेसेंट हैं, लेकिन कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? सरोजनी नायडू। लेकिन आपसे पूछ ले भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू हैं। 1925 में ये बनी थी सरोजनी नायडू। और इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये आपको भाई याद रखना है। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर मैं 1925 में प्लस 8 और जोड़ दूं तो 1933 आएगा। 1933 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1933 में? नलिनी सेन। नलिनी सेन। नलिनी सेन ये 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? सरोजनी नायडू। कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और भारत की दूसरी महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन है? नलिनी सेन। कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये भाई आपको यहाँ से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि पूछ लिया जाए एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप सरोजनी नायडू बताएंगे। लेकिन पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको नलिनी सेन लगाना है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। क्वेश्चन आपका 172 है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? किस युद्ध या किस लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 शिफ्ट दूसरी में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो सभी का आंसर आना चाहिए द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, या 1857 का भारतीय विद्रोह, प्लासी का युद्ध, या प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप बोलेंगे 1857 का भारतीय विद्रोह, 1857 का भारतीय विद्रोह। तो मंगल पांडे के बारे में आपको सुनना है। मंगल पांडे, मंगल पांडे ये कौन सी रेजिमेंट का था? तो ये कौन सी रेजिमेंट का सैनिक था? तो आप सभी को बताना है भाई। पूछा जाता है मंगल पांडे जो था ये 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था, 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था। और ये सैनिक था बैरकपुर रेजिमेंट का, बैरकपुर का ये सैनिक था, बैरकपुर का सैनिक था 34वीं रेजिमेंट का। ये आपको याद रखना है। और पूछा जाता है यहाँ से एसएससी में, इनको फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित रहेगा। एसएससी ने इसे और माना है, जो मैं बताने वाला हूँ एसएससी ने जो राइट माना है वो आपको ध्यान से देखना है। तो फांसी इनको कब दी गई थी? 29 मार्च 1857 को इसको फांसी दी गई थी। 29 मार्च 1857 को इसको मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ये एसएससी ने सही माना है। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है जो यहाँ से विवादित है। लेकिन सैन्य अदालत के अनुसार बात करें तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। सैन्य अदालत की बात करते हैं। सैन्य अदालत की अगर हम बात करें भाई आपसे, तो सैन्य अदालत के अनुसार मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। और मंगल पांडे जो था, ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसका मुख्य या तात्कालिक कारण क्या रहा होगा? इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो सभी का आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस। इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस इसका तात्कालिक कारण था। तो ये आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर का सैनिक था। इसको फांसी 29 मार्च 1857 को दी गई थी। ये एनसीईआरटी में है। और सैन्य अदालत के अनुसार 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दी गई थी। तो हाँ, ऑप्शन आपका 1857 का भारतीय विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। क्वेश्चन है आपका 173 का। सभी साथी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 शिफ्ट चौथी में पूछा हुआ सवाल है। तो निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? विलियम जोन्स जुड़ा था, चार्ल्स वुड था, या हेनरी थॉमस कोलब्रुक था, या हेनरी डेरोजियो था? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था हेनरी डेरोजियो, ये यंग बंगाल से जुड़ा था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? यहाँ पर आपको समझना है। एसएससी जीडी फरवरी में आया हुआ है, 22 फरवरी को, 24 शिफ्ट आपकी पहली में। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? ये आपको याद रखना है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन जो हुआ 3 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 8 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल सदस्य थे साथी, इसमें साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। और ये 7 सदस्य जो थे, ये सातों के सातों सभी अंग्रेज व्यक्ति थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको
याद रखना है। और साइमन कमीशन का भारत में बहुत ही बड़े स्तर पर इसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन के नारे लगे थे, गो बैक के नारे लगाए थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी के समय हो गई थी। सैंडर्स द्वारा इसकी हत्या हुई थी, लाला लाजपत राय की। तो साइमन कमीशन का भारत में बड़े स्तर पर विरोध होता है। ये पूछा जाता है साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ है, लेकिन साइमन कमीशन भारत 1928 में आता है। तो आपको गलती नहीं करनी है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है आपका 175। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सही भाई। टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना था? टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना था? एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 शिफ्ट दूसरी में पूछा हुआ सवाल है। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? 1786 में बना, 1792 में बना, या 1798 में बना, या 1782 में बना? तो कब बना था टीपू सुल्तान? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? टीपू सुल्तान जो बना मैसूर का शासक, ये बना था 1782 में। और टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? कैपिटल क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी। श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी। ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। इतना ही पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना, तो आप सभी बता देंगे 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। और इसकी राजधानी क्या थी? एसएससी यहीं से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो सभी साथियों का क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण रहे थे? एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 शिफ्ट तीसरी में पूछा हुआ सवाल है। राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप सभी का आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप सभी का आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इन्होंने भाई आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो सभी साथियों का आंसर क्या होगा? इन्होंने आत्मीय सभा की जो स्थापना की साथी 1815 ईस्वी में की थी। 1815 में की थी। अब बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना भी तो इन्होंने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो सभी साथियों का आंसर क्या होगा? 1928 या 1828? तो 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इनके दो अखबार रहे हैं, संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में लिखा हुआ था और मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा में लिखा हुआ था। ये इनके संपादक भी रहे हैं। तो आपको लिखना है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी ये किस भाषा में था? बांग्ला भाषा में था, बंगाली भाषा में था। और एक अखबार था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार ये किस भाषा में था? तो ये फारसी भाषा में था। ये फारसी भाषा में था। ये आपको याद रखना है। तो ये संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के संपादक कौन रहे हैं? तो राजा राम मोहन राय रहे हैं। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा पर प्रतिबंध भी इन्हों के समय में ही लगाया गया था। राजा राम मोहन राय। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध इन्हीं के समय लगाया गया था। इन्हीं के समय लगाया गया था सती प्रथा पर प्रतिबंध। और किसके सहयोग से लगाया था? तो आपको मालूम होना चाहिए सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिंक पर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से लगाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से लगाया गया था। इतना आपको भाई यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है आपका 177। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 शिफ्ट चौथी में पूछा हुआ सवाल है। 1920 में, 1950 में? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930 या 1940? तो सभी साथियों का क्या आंसर होगा? 1930। ऑप्शन आपका सी सही है। दांडी मार्च, साथ ही इसी को कहा जाता है नमक यात्रा। दांडी मार्च
इसी का दूसरा नाम है, इसी को नमक यात्रा भी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब स्टार्ट हुई थी, ये कब स्टार्ट हुई थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो नमक यात्रा के नाम से इसे जाना जाता है दांडी मार्च को। ये स्टार्ट 12 मार्च से स्टार्ट हो गई थी और 6 अप्रैल तक ये चली थी। तो 12 मार्च से ये स्टार्ट होती है, 12 मार्च से ये स्टार्ट होती है, 6 अप्रैल तक ये चलती है। तो लगभग कितने दिन चली थी दांडी यात्रा जो थी, दांडी मार्च यात्रा, ये 24 दिन तक यात्रा चली थी। और कितने किलोमीटर की यात्रा थी, कितने मील की ये यात्रा थी, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए 241 मील की ये यात्रा थी। अगर मील ना आए तो आपको लगाना होता है भाई 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर। मुझे बता दो 1 मील बराबर कितना होता है, 1 मील बराबर कितना होता है। तो सभी साथियों का आंसर आएगा 1600 मीटर, या आप बोल देंगे 1.6 किलोमीटर। तो अब पूछते हैं, यहाँ से बात आती है 12 मार्च से स्टार्ट होती है, 6 अप्रैल तक चलती है, 24 दिन की यात्रा थी, 241 मील की ये यात्रा थी, या 385 किलोमीटर तक की थी। पहले दिन की यात्रा कितनी रही, पहले दिन की यात्रा कितनी करी थी। पहले दिन की जो यात्रा हुई वो 21 किलोमीटर की हुई, पहले दिन की जो यात्रा हुई 21 किलोमीटर की हुई। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये आपसे पूछा जाता है। तो साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था दांडी मार्च, साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट होता है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक ये जाती है दांडी यात्रा, साबरमती से स्टार्ट होकर ये जाती है नवसारी ज़िले तक, दांडी नवसारी ज़िले तक ये जाती है, दांडी नवसारी ज़िले तक ये जाती है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है आपको बताना होता है। तो आपसे पूछा जाता है दांडी मार्च यात्रा जो स्टार्ट हुई वो साबरमती आश्रम से शुरू होती है, दांडी नवसारी ज़िले तक ये जाती है। और महात्मा गांधी के साथ कितने सहयोगी थे, महात्मा गांधी के साथ 78 सहयोगी थे। ये यात्रा जब महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी तो महात्मा गांधी के साथ 78 सहयोगी थे। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो सैयद तैयब जी, क्या बोलेंगे, अब्बास तैयब जी, सभी का आंसर आना चाहिए। अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व किया था दांडी मार्च का, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, अब्बास तैयब जी। तो इतना आपको भाई यहाँ से याद रखना है। पूछा जाता है जब ये दांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी तो ये कितने दिन की यात्रा थी, तो 24 दिन की यात्रा थी। और कितने किलोमीटर की यात्रा है, कितने मील की यात्रा हुई थी, ये 241 मील की ये यात्रा हुई थी। पहले दिन की यात्रा 21 किलोमीटर रही। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, साबरमती आश्रम से दांडी नवसारी ज़िले तक ये यात्रा होती है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये आपसे पूछा है भाई। तो सभी साथियों का क्या आंसर होगा, क्रिप्स मिशन कब आया था। एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 शिफ्ट पहली में पूछा हुआ सवाल है। 1952 में आया क्या, या 1932 में आया, या 1922 में आया, या 1942 में आया। तो सभी साथी बताएंगे। तो क्रिप्स मिशन जो आया 1942 में भारत आता है। क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो भाई इसका गठन कब किया गया था, क्रिप्स मिशन का गठन, इसकी घोषणा कब की गई थी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जानने हैं। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी, क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी, सभी साथी बताएंगे क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी। तो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा होती है, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा होती है। और साथ ही ये भारत कब आया था, क्रिप्स मिशन ये भारत कब आया था। तो आप सभी का क्या आंसर होगा, क्रिप्स मिशन भारत आया 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो आप बोलेंगे भैया 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। इतना आपको याद रखना है। और क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, क्रिप्स मिशन का भारत आने का उद्देश्य क्या रहा है, सभी साथी बताएंगे
कि क्रिप्स मिशन का उद्देश्य, भारत आने का उद्देश्य क्या रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या होता है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना के उद्देश्य से ये भारत आता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को 2 डोमिनियन राज्यों मतलब डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भारत आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 179। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। SSCGD 23 फरवरी 2024 शिफ्ट दूसरी में पूछा हुआ सवाल है। 1852 में या 1652 में या 1552 में या 1752 में। तो आप सभी का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन है आपका 179। तो इसका आंसर होगा 1852 में एंग्लो बर्मा युद्ध, द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध लड़ा गया था। अब मुझे बताओ प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था। तो आप सभी का क्या आंसर होगा, तो आप सभी बोलेंगे भैया इसका वर्ष रहा है प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का 1824 से 1826 तक ये लड़ा गया था। 1824 से 1826 तक प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध लड़ा गया था। अब यहाँ से मैं पूछ लूँ द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध, द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध ये कब लड़ा गया था। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध ये कब लड़ा गया था। तो आप बोलेंगे भैया 1852 में लड़ा गया था। ऑप्शन मैंने बता दिया है। पूछा जाता है तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था। तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था। तो आप क्या बोलेंगे 1885। सभी को पता होना चाहिए। तो इतना आपको याद करना है। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक लड़ा गया। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध जो हुआ 1852 में हुआ। तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध जो हुआ 1885 में हुआ। याद रखेंगे इतना, ठीक है, इतना याद रखना है। आगे आते हैं। क्वेश्चन है आपका 180। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी। कौन थी जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, बेरिल मार्कम। तो सभी का क्या आंसर होगा। SSCGD 23 फरवरी 2024 शिफ्ट चौथी में पूछा हुआ सवाल है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी, तो कौन लोकप्रिय थी, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। भारत के किसी भी राज्य की, तो यहाँ से सरोजिनी नायडू के बारे में अगर हम आपसे जानें तो भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही हैं, तो यही रही हैं सरोजिनी नायडू। भारत के किसी भी राज्य की, भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा, तो भैया सरोजिनी नायडू होगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इनको भाई भारत की कोकिला के नाम से भी जाना था। ये जो इनका उपनाम है आपको याद रखना है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। तो आप सभी बोलेंगे भैया भारत की कोकिला तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। इनके ही जन्म दिवस पर, सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। इनका जन्मदिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इनके ही जन्मदिवस पर भाई भारतीय क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इनके ही जन्मदिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका एक दिवस तैयार हो गया यहाँ से, आपका एक दिवस यहाँ से तैयार हो गया। तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस को ही हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना आपको याद रखना है। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित थे। किस धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित थे। SSCGD 24 फरवरी 2024 शिफ्ट पहली में पूछा हुआ सवाल है। तो आप सभी का क्या आंसर होगा, स्वामी नारायण आंदोलन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज या ब्रह्म समाज। तो समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का संबंध किससे है, तो आप सभी बोलेंगे ब्रह्म समाज।
ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने आपको पीछे बताया, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। और संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के संपादक रहे हैं। और सती प्रथा पर प्रतिबंध इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से लगाया था। अब बात करते हैं आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? सभी साथी बताएंगे। आर्य समाज की स्थापना मैं आपको बता दूं, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना होती है। किसने की थी पूछा जाता है, यहाँ से बहुत ही अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। थियोसॉफ्टिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, थियोसॉफ्टिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में हुई थी। किसने की थी? मैडम ब्लातवस्की और कर्नल अल्टाक ने इसकी स्थापना की थी। थियोसॉफ्टिकल सोसाइटी किसने की थी? मैडम ब्लातवस्की, मैडम ब्लातवस्की, मैडम ब्लातवस्की और कर्नल अल्टाक। और कर्नल अल्टाक ने थियोसॉफ्टिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इतना आपको भाई याद रखना है। तो याद रखेंगे तो एक बार थम्स अप कर देंगे, जी भैया याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है आपका 182, बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? एसएससी जीडी में पूछा है। एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट दूसरी में पूछा हुआ सवाल है। तो सभी साथी का आंसर आना चाहिए। तो क्या आंसर होगा सभी भाई बताएंगे। 1928 में हुआ था बारदौली सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे। और सभी साथी से अनुरोध है भाई, गुजारिश है, एसएससी जीडी के लिए ये बुक सामान्य ज्ञान की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप इस बुक को खरीद भी सकते हो और इस बुक को आप खरीद कर इतनी अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। एसएससी जीडी के लिए ये बुक रामबाण होने वाली है। अगर आप बुक भी नहीं खरीद सकते हो तो हमारी डेली क्लास देखते रहिएगा, आपका सिलेक्शन होना अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई हमने ये क्वेश्चन करा था। जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आप कहेंगे भैया ये क्वेश्चन हम कवर करके आए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो अगर आपकी तैयारी है। तो बारदौली सत्याग्रह ये कब हुआ था? सभी साथी बताएंगे। तो आप बोलेंगे बारदौली सत्याग्रह जो हुआ ये कब हुआ? तो आप बोलेंगे 1928। 1928 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बारदौली सत्याग्रह। मैं आपसे पूछ लूँ अब बारदौली सत्याग्रह के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानिएगा। बारदौली सत्याग्रह ये कब हुआ? 1928 में हुआ, इतना आपको नहीं जाना। और ये कैसा आंदोलन था? ये भाई एक कृषक आंदोलन था। ये एक कृषक आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसने किया था? ये आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप बोलेंगे बारदौली सत्याग्रह जो हुआ ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। और बारदौली की महिलाओं ने सरदार पटेल को किसकी उपाधि दी थी? तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि से इनको सरदार की उपाधि दी थी। बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी? तो आप बोलेंगे सरदार की उपाधि दी थी। इतना भाई आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट तीसरी में पूछा हुआ सवाल है। तो सभी साथी आंसर देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, या आप महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस। सभी साथियों का क्या आंसर होगा? तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और जब ये हत्याकांड होता है ना, इसकी जानकारी जब मिली तो नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर पूछा जाता है महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी? महात्मा
महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी? तो केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में सवाल। केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी महात्मा गांधी ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919। अगर थोड़ी पढ़ाता तो सब चीज़ को यहाँ पर मैं बताता, लेकिन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन है आपका 184। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? किसने किया था, ये आपसे पूछा है। एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट चौथी में पूछा हुआ सवाल है। स्वामी विवेकानंद होगा या स्वामी दयानंद सरस्वती होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होगा, राजा राम मोहन राय होगा? तो क्या आंसर होगा आप सभी का? तो आप बोलेंगे भैया स्वामी विवेकानंद होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब है। मुझे बता दो अब स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? सभी साथी बताएंगे भाई। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके गुरु का नाम भी आपको बताना है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे भैया रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। इतना आपको याद रखना है। और सितंबर 1893 में, सितंबर 1893 में शिकागो, ये शिकागो कहाँ पड़ता है? ये अमेरिका का शहर है। शिकागो कहाँ का? अमेरिका का शहर है। ये आपको याद रखना है, अमेरिका के शहर में। सितंबर 1893 में शिकागो अमेरिका के शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से, भारत का नेतृत्व किसने किया था? भारत की तरफ से कौन गए थे? तो आप बोलेंगे स्वामी विवेकानंद गए थे। तो पहला विश्व धर्म सम्मेलन कब होता है? 1893 में, सितंबर 1893 में होता है। अमेरिका के शहर में शिकागो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे सभी भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सभी साथी बताएंगे क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त बटुकेश्वर दत्त ने डैश में बम फेंका था। जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था, घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। तो ये बम कहाँ फेंका गया था भाई? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन है आपका, आपने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा है। एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 शिफ्ट पहली में पूछा हुआ सवाल है। तो आप सभी बोलेंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव असेंबली या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। और ये बम, इस घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था, ये सभी को पता होना चाहिए। इस घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बहरों को सुनाना था। एक निर्देश भेजा था इन्होंने। आगे आपको पढ़ना है और आप किताबों में ढूंढकर पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 से 80 में शासित रहे हैं। लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे डैश 1878 से 80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो ये कौन सा था? एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 से पहले में पूछा हुआ है। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या पुर्तगाली अफगान युद्ध या आंग्ल अफगान युद्ध। तो क्या बोलेंगे आप सभी? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, आंग्ल अफगान युद्ध। अब मुझे बताओ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? सभी साथी बताएंगे भाई, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था। तो आप सभी का आंसर 1839 से 42 तक ये चला था। 1839 से 42 तक ये चला था प्रथम आंग्ल
आंग्ल अफगान युद्ध। बात पूछ लूँ मैं आपसे, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये कब से कब तक चला था? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये कब से कब तक चला था? क्या बोलेंगे सभी साथी? ये भैया 1878 से 80 तक चला था। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 तक चला था। तो लॉर्ड लिटन का भी टाइम पीरियड क्या रहा है? लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड रहा है 1876 से 80 तक, ये आपको याद रखना है। और लॉर्ड लिटन के बारे में आपसे मैं पूछ लूँ तो इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में क्या हुआ था? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजित हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित किसके शासनकाल में हुआ? तो आप बोलेंगे लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? 1874 में हुआ था। वारनाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे वारनाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में पारित हुआ, तो इन्हीं के समय में पारित हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय में ही। और पूछा जाता है यहाँ से भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 पारित हुआ, तो किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड लिटन के समय में ही हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है आपका 187। 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो सभी साथी बताएंगे कौन था भाई ब्रिटिश। एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 शिफ्ट दूसरी में पूछा हुआ सवाल है। तो आपका क्या आंसर होगा? लॉर्ड इरविन होगा, या लॉर्ड डलहौजी होगा, या लॉर्ड कर्जन होगा, या लॉर्ड चैम्सफोर्ड होगा। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन आपका डी सही है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का टाइम पीरियड क्या रहा है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड का टाइम पीरियड 1916 से 1921 तक रहा है। 1916 से 1921 तक रहा है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड अधिनियम, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में क्या क्या काम हुए, क्या क्या घटनाएं हुई? तो भारत शासन अधिनियम इसी के समय आया था। भारत शासन अधिनियम सभी ने पढ़ा होगा पॉलिटी में। भारत शासन अधिनियम ये कब आया था? तो आप बोलेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? चैम्सफोर्ड के शासनकाल में क्या हुआ था भैया? एक हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये किसके शासनकाल में हुआ? तो आप सभी बोलेंगे भैया हत्याकांड ये जो हुआ ये हुआ था भाई लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, खेड़ा सत्याग्रह ये इसी के दौरान हुए थे। खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो भाई 1919 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, या 1918 में हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ 1918 में हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर ये कब हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर ये कब हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर ये कब हुआ? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए मिल मजदूर जो हुआ ये 1917 या 1918 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ? तो 1917 सभी का आंसर आना चाहिए। ये इसी के शासनकाल में ये घटनाएं हुई थीं। चंपारण सत्याग्रह, साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1917 में ही हुई थी। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 188 है। भारत में वारनाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वारनाकुलर प्रेस अधिनियम अभी मैंने बताया किसके समय में आया था? लॉर्ड लिटन के समय आया था। और रद्द भी हुआ, ये किसके शासनकाल में रद्द हुआ था? ये कमेंट सेक्शन में बताना है। एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 शिफ्ट तीसरी में पूछा हुआ सवाल है। 1862, 1872 या 1878 या 1868? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? 1878। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। वारनाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था। और वारनाकुलर प्रेस एक्ट जो आया, अधिनियम जो आया,
ये किसके शासनकाल में आया था, ये आपने जाना। ये किसके शासनकाल में रद्द हुआ था, तो 1882 में ये रद्द हुआ था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वारनाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? कौन सा अधिनियम था, तो वारनाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो ये भाई लॉर्ड लिटन के समय आया, अभी बताया था। रॉलेट एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1935 या आर्म्स एक्ट, तो आप सभी का आंसर होगा रॉलेट एक्ट। ये कब आया था? 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया। और जैसे भाई संविधान में आपने पढ़ी होंगी, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, उनमें से एक थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाना। तो इसमें ये था भाई, जब कैदियों को बिना मुकदमा चलाए पकड़ा जा सकता है 2 साल के लिए, तो रॉलेट एक्ट आया था। ये इसकी अनुमति कौन सा देता था? रॉलेट एक्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, बंदी को बिगर पूछे आप पकड़ नहीं सकते, बंदी को बताना होगा, बंदी को जानना होगा भाई किस जुर्म में आपने गिरफ्तार किया है, ये आपको बताना होता है। लेकिन इसमें ये बात नहीं थी रॉलेट एक्ट में, आपने कुछ किया है या नहीं किया है, इस बात का उन्हें कोई पता नहीं है या नहीं, लेकिन वो आपको उठा लेंगे अगर आपको उठाना है। रॉलेट एक्ट इसकी ये अनुमति देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था? एसएसजीडी 28 फरवरी 2024 शिफ्ट दूसरी में पूछा हुआ सवाल है। पेरियार, नारायण गुरु या ज्योतिराव बाफुले, घासीदास। तो आत्मसम्मान आंदोलन को जो शुरू किया था साथी पेरियार ने ये शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? एसएसजीडी 28 फरवरी 2024 शिफ्ट चौथी में पूछा हुआ सवाल। नील की खेती, भू राजस्व, नमक कर या कपड़ा व्यापार अधिनियम। तो 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च हुआ, बिल्कुल सही बात है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चला था। लगभग कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन की यात्रा थी। और पहले दिन की जो यात्रा हुई वो 21 किलोमीटर की हुई। कितने मील की यात्रा हुई? 241 मील की ये यात्रा हुई थी। तो इसका संबंध जो था ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था, तो इसे नमक कर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारतीय मुसलमानों ने डैश के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय थे। एसएसजीडी 29 फरवरी 2024 शिफ्ट दूसरी में पूछा हुआ सवाल। मोहम्मद अली और सैयद अली, फिरोज अली और शौकत अली होगा, या मोहम्मद अली और शौकत अली होगा, या मोहम्मद अली और अहमद अली होगा? आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए भाई इसका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये बंधुओं के नाम से लोकप्रिय थे, अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? एसएसजीडी 29 फरवरी 2024 शिफ्ट तीसरी में पूछा हुआ सवाल है। तो आप 1872 बताएंगे, या 1862 बताएंगे, या 1878 या 1868? तो आप सभी बताएंगे। जो आर्म्स एक्ट आया था ये 1878 में आया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? उषा मेहता ने, सावित्रीबाई फुले ने, या विजय लक्ष्मी पंडित ने, या सरोजनी नायडू ने? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? सावित्रीबाई बाफुले ने इन्होंने की थी प्रथम कन्या विद्यालय की। और ये सावित्रीबाई बाफुले जो हैं ये भारत की पहली महिला अध्यापक रही हैं। भारत की पहली महिला अध्यापक कौन रही हैं पूछा जाए, भारत की पहली महिला अध्यापक कौन रही हैं? तो आप सभी का आंसर आएगा, आप सभी का आंसर होगा सावित्रीबाई बाफुले। ये भाई किसकी पत्नी हैं सावित्रीबाई बाफुले? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ज्योति बाफुले की ये पत्नी हैं। ज्योति बाफुले की ये पत्नी है, ये आपको याद रखना है। ज्योति बाफुले, इनकी एक पुस्तक है जो आपको याद रखनी है, गुलामगिरी।
गुलामगिरी इनकी एक पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। ज्योतिबा फुले की पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सावित्रीबाई बाफुले सही था, ये भारत की पहली महिला अध्यापक रही हैं। और साथ ही मैं आपसे पूछ लूँ, ये जो प्रथम कन्या विद्यालय था इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? 1848 होना चाहिए। 1848 में प्रथम कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और साथ ही इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। खुदाई खिदमतकार के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतकार के संस्थापक कौन थे? SSGD 1 मार्च 2024 शिफ्ट पहली में पूछा हुआ सवाल। मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, सैयद मोहम्मद खान। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए, खुदाई खिदमतकार के जो संस्थापक हैं खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। तो भाई खान अब्दुल गफ्फार खां को हम किस नाम से और जानते हैं? इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, इनका उपनाम है सीमांत गांधी। और साथ ही फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये जो है ना खुदाई खिदमतकार, इसका अन्य नाम भी है जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो लाल कुर्ती आंदोलन इसका अन्य नाम है। लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी खुदाई खिदमतकार को जाना जाता है। और इसके संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान रहे हैं। सीमांत गांधी उपनाम है, फ्रंटियर गांधी इनका उपनाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विलय नीति गवर्नर जनरल डैश द्वारा तैयार की गई थी? किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति को तैयार किया था? SSGD 1 मार्च 2024 शिफ्ट दूसरी में पूछा हुआ सवाल। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा, लॉर्ड वेलेजली होगा, या लॉर्ड डलहौजी होगा, या लॉर्ड क्लाइव होगा? तो आप सभी का आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी होगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड 1848 से 56 तक आपको याद रखना है। 48 से 56 तक, 48 से 56 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। विलय नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो विलय नीति के अंतर्गत साथी किस राज्य का विलय हुआ था? तो सतारा का सबसे पहले विलय हुआ था। भारत के किस राज्य का सर्वप्रथम विलय हुआ? सतारा का विलय हुआ। और कब हुआ था? 1848 में हुआ था। और इसके काल में भाई और क्या क्या काम हुए हैं? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में और क्या क्या काम हुए हैं? तो विधवा पुनर्गठन अधिनियम आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो भाई ये 1856 में आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में आया था। और डाकघर अधिनियम इसी के शासनकाल में आया था। डाकघर अधिनियम किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया, 1854 में आया था। 1854 में आया था। वुड की शिक्षा नीति कब आई थी? वुड की शिक्षा नीति किसके शासन काल में आई थी? वुड की शिक्षा नीति जो आई साथी, तो आप सभी का क्या आंसर होगा? वुड की शिक्षा नीति किसके शासन काल में आई? ये भी 1854 में आई। और किसके शासन काल में आई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में आई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी? तो क्या आंसर होगा आप सभी का? SSGD 1 मार्च 2024 शिफ्ट तीसरी में पूछा हुआ सवाल है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, या भारत सरकार अधिनियम, या रोलैक्ट एक्ट आया, या साइमन कमीशन आया? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? रोलैक्ट एक्ट 1919 आया था, ये आपको याद रखना है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो फरवरी 1928 में आया। और साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। और ये सातों के सातों सदस्य ये अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन,
भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? साइमन कमीशन की जो हुई वो साइमन कमीशन की जो आलोचना हुई ये किस कारण की गई थी? इसने भारत के लिए संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, या इसमें भारत को दो अलग देशों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया, या इसने भारत में ब्रिटिश शासन की वापसी की सिफारिश की। तो इसका कारण क्या रहा होगा? तो भाई इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें कोई भी शामिल नहीं था, इसलिए इसका एक कारण इस कारण से आलोचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन है थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? SSGD 5 मार्च 2024 शिफ्ट दूसरी में पूछा हुआ सवाल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंगे, या स्वामी दयानंद सरस्वती होंगे, या भगत सिंह होंगे, या स्वामी विवेकानंद होंगे? तो आप सभी का आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया? तो इन्होंने ही किया था। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? SSGD में पूछा हुआ सवाल। 5 मार्च 2024 शिफ्ट चौथी होगा, या आपका ये आया हुआ सवाल है 5 मार्च 2024 में शिफ्ट चौथी थी। स्वामी विवेकानंद होंगे, राजा राम मोहन राय होंगे, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या स्वामी दयानंद सरस्वती होंगे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती किसके थे? तो ये भाई किसके संस्थापक थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ ही हमने अब आज की क्लास में 30 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। और साथ ही अगर आपको SSGD की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और इस चैनल पर आपके लिए 4 किताबों का सॉल्यूशन चल रहा है जो अंकित सर ने लॉन्च की थी। 4 बुक का कॉम्बो सॉल्यूशन भाई हमारे चैनल पर चल रहा है SSGD के लिए। हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और आज की क्लास को साथी यहीं पर रोकना चाहते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, अगर SSGD की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।